सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एनआई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 559 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले रेदावनी चंद्रकिरण एंड धनराजगिरी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब एपिसोड शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ल्यूसी को दिखाया जाता है, जो कि हारने के बाद में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। और फिर इसी गुस्से में वो अपनी पॉइजन स्लैब के साथ में सिस्टर चूचू के पीछे बैक पर एक अटैक करता है, जो देख करके तो उनके साथ की लड़की फेरिस हुई और येलो हेयर वाली लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जैसे किंगचन को आवाज लगाते हुए जल्दी से उसको बचाने के लिए उसके पास जाती है। फिर वो दोनों किंगचन को अपनी गोद में ले लेती है और उससे पूछते हैं कि किंगचन क्या तुम ठीक हो। जबकि तभी बीच में रेफरियर भी ल्यूसी को चिल्लाते हुए उससे कहता है कि लड़के, आखिर तुम ये सब करके कि क्या करने की सोच रहे थे? मैंने पहले ही उसकी जीत का फैसला सुना दिया था ना। तो ल्यूसी उनसे कहता है कि नहीं, मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। तो रेफरियर कहते हैं कि परिणाम तो बिल्कुल स्पष्ट था और उसके बाद लड़ने का मतलब केवल मौत ही होगा। तो फिर आखिर इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तो अभी तो रेफरियर और ल्यूसी ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से गुस्से में एक आवाज कहती है कि आखिर कौन नहीं होगा। इधर ऐसी आवाज को सुनकर ल्यूसी और एल्डर तो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जूफेन, जिसकी की आंखें गुस्से में लाल हुई पड़ी होती हैं और वो गुस्से में सीधा उन लोगों के पास स्टेज पर आ रहा होता है, जिसे अपनी ओर आता हुआ देख करके तो ल्यूसी की बुरी तरीके से फट गई होती है और डर के मारे उसके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। तभी वहाँ पे जूफेन उन दोनों के पास आकर के कहता है कि एक ट्रू विनर मौत के द्वारा डिसाइड होता है और जब तक अपोनेंट की बॉडी में उसकी सांसें बाकी हैं, तब तक वो फिर से वापसी कर सकता है। इसलिए जब तक दूसरा पक्ष इसे मार न दे या फिर इसे इस फाइटिंग स्टेज से बाहर न कर दे, तब तक कोई विजेता नहीं है। तो फिर एल्डर, क्या आप फैसला सुनाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हैं? तो जूफेन की सारी बातें सुन करके तो एल्डर भी उसकी बातों में फंस गया होता है और कहता है कि अच्छा। तो तभी बीच में येलो हेयर वाली लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि सिस्टर किंगचन ने तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दिया था। तो फिर आखिर आपको क्या लगता है कि वो अभी भी वहाँ पर स्टिल कैसे खड़ा है? तो जूफेन कहता है कि ये उसकी खुद की गलती है, जो कि उसने इसे छोड़ दिया। मैं यहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट से आता हूँ और जबकि तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट से आती हो। और जैसे ही हमने एक बार इस डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर में एंटर कर लिया, तो तब से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होने के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जरा सी भी कमजोरी आपको मार डालती है। हम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में हैं और यहाँ पर सिर्फ उसी के रूल्स को फॉलो किया जाता है। और अब क्योंकि एल्डर ने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया था, तो इसलिए अब हम लोग भी उनके इस फैसले को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगली बार जब वो लोग दया के कारण मारे जाएंगे, तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना कहकर जूफेन वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है। जबकि जूफेन के इस तरीके से जाता हुआ देख करके येलो हेयर वाली लड़की डैनर गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है कि तुम कमीने। तभी किंगचन उस लड़की को आवाज लगाती है और उससे कहती है कि डैनर, और फिर अपना सिर हिला करके आगे उससे कुछ भी कहने के लिए मना करती है। इसी के साथ में फिर वो किंगचन उसी लड़की की गोद में बेहोश हो जाती है। तो देख कर डैनर भी परेशान होते हुए किंगचन को आवाज लगाती है कि किंगचन किंगचन, ओ नहीं, उसे तो अटैक के साथ में पॉइजन दिया गया है। तभी ये बात सुनकर के तो जूफेन भी वहीं पर रुक जाता है और उसकी आंखें फिर से गुस्से में एकदम लाल हो जाती हैं। और फिर भी जूफेन अपने गुस्से को काबू करके वहां से उस स्टेज से उतर जाता है, जबकि पीछे खड़ी लड़की अभी भी किंगचन को आवाज लगा रही होती है। तो जूफेन को आगे बिना कुछ किए वहां से जाते हुए देख करके ल्यूसी भी अपने मन में कहता है कि देख करके लगता है कि स्टीवर्ट जो इस कुतिया को लेकर के इतने भी ज्यादा सीरियसली नहीं है। उसी वक्त हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बाकी के सभी लोगों से कहते हैं कि देखो जरा, डेमोनिक कल्टीवेटर्स इसी तरह काम करते हैं और पलक झपकते ही अपना रवैया, अपना एटीट्यूड बदल देते हैं। इसलिए आपको फिर से आगे आसानी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इधर किंगचन को तो इस सब के लिए एक अच्छा लेसन मिल गया। तो इसी के साथ में वहाँ पे किंगचन को ठीक करने के लिए वहाँ से ले जाया गया जाता है। तभी अरीना में अगली फाइट स्टार्ट होती है, जो कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट की यूलिंग वर्सेस मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एक लड़के की होती है। तभी अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है कि अब जल्दी से 8वें मैच के लिए अपोनेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ। तभी वो बंदा यूलिंग से चिल्लाते हुए कहता है, देखो अब मैं कैसे तुमसे अपनी सीनियर सिस्टर किंगचन का बदला लेता हूँ। मगर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है और यूलिंग उसे हराने के बाद में उसे लूजर कहते हुए जा रही होती है, जबकि एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि ये वाला मैच भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट नहीं जीता है। तभी इधर वेंडरवलियान
में खुश होते हुए यूलिंग से कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, तुमने कोई भी मर्जी नहीं दिखाई, उन लोगों ने चीटिंग करके हमसे 8 पॉइंट्स तो ले लिए और अब हम उन्हें दिखाएंगे कि कैसे इस सब का पे ऑफ किया जाता है। और तभी इसके बाद में अगली फाइट क्वी लैंग की होती है और वो भी अपने मैच के लिए अरीना में जाते हुए वेनरेबल यान से कहता जाता है कि वेनरेबल आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगली फाइट भी बहुत ही ज्यादा आसान होगी और मैं जीत के जल्द ही वापस आऊंगा, क्योंकि वैसे भी उनके पास में कोई भी इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट तो है ही नहीं और अब ना ही उनके पास में कोई और नई फॉर्मेशन बनाने का कोई तरीका है। तभी तक करके फिर क्वी लैंग फाइट करने के लिए ऊपर अरीना में आ गया होता है, क्योंकि वहाँ पर फाइटिंग अरीना में क्वी लैंग को देख मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर एल्डर से कहता है कि क्या ये क्वी लैंग है, और फिर वो घबराते हुए कहता है कि एल्डर युन वो मुझे वहाँ पर पक्का से मार डालेगा, इसलिए अगर मैं उससे फाइट करने के लिए गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, तो इससे तो अच्छा तो मैं अपनी हार मान लेता हूँ। तो एल्डर युन उससे कहते हैं कि यंग मास्टर मैं आपको वहाँ कभी भी नहीं जाने देता, भले ही इसके लिए मुझे क्यों ना हार माननी पड़ती, क्योंकि आप हमारे लिए और हमारे सेक्ट के लिए बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अब क्योंकि यहाँ पर आपके सामने क्वी लैंग है तो मेरे पास उसके लिए एक परफेक्ट काउंटर है। और फिर एल्डर युन यंग मास्टर के कान में उसे बताते हैं कि आप उस अरीना में फाइट करने के लिए किंग की परमाफ्रॉस्ट स्वॉर्ड को ले जाना और जब आप वॉक करते हुए स्टेज पर जाना। इसके बाद में हमें फिर डायरेक्ट स्टेज का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि यंग मास्टर अपने साथ में किंग चन की स्वॉर्ड को लेकर के आया होता है और क्वी लैंग उसे देख उससे कहता है ओ ये तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के द ग्रेट यंग मास्टर हैं और लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी अच्छी खासी पिटाई की तलाश में आए हो। तो तभी यंग मास्टर खांसते हुए क्वी लैंग से कहता है क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? तभी क्वी लैंग हंसते हुए कहता है कि क्या इस दुनिया में ऐसा कोई है जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के विकलांग यंग मास्टर को नहीं जानता हो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारे अंदर के एलिमेंट्स हिले हुए हैं और मुझे लगता है कि सेक्ट लीडर युआन तो जरूर ही तुमसे काफी ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन मुझे इस बात का काफी ज्यादा आश्चर्य है कि उन्हें आपसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे इस फाइट में भेजने का ही मौका मिला, या फिर हो सकता है कि तुम कभी उनके बेटे ही नहीं थे और उन्होंने यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए भेज दिया है। तो यंग मास्टर कहता है कि मैं यहाँ पर इस स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए ही आया हूँ। मैंने सुना है कि स्वॉर्ड के पिछले ओनर ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के किसी भी बंदे को चोट ना पहुंचाने की कसम ली थी। मुझे आश्चर्य है कि इस चीज के लिए आखिर उनके किस तरीके के सेंटीमेंट्स रहे होंगे। अभी यंग मास्टर के हाथ में स्वॉर्ड को देख करके तो क्वी लैंग भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो परमाफ्रॉस्ट है, तो क्या चूकिंग चन इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही थी? तो फिर आखिर उसकी स्वॉर्ड को तुम अपने हाथों में लेकर के क्या कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि इस स्वॉर्ड को लेकर के ये स्वॉर्ड इस फाइट में तुम्हें किसी भी तरीके का गुड लक चार्म देगी? तो यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि मैं ग्रेट मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर हूँ और मैं किसी भी चीज से बिल्कुल नहीं डरता और मैंने ये शॉट सिर्फ और सिर्फ एक अनुस्मरण के लिए ली है। ये सब कहने के बाद में फिर यंग मास्टर क्वी लैंग से कुछ सीक्रेट लैंग्वेज में कहता है। इसे सुनने के बाद तो क्वी लैंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो उस बात को लेकर के एक काफी गहरी सोच में पड़ता है और कुछ देर वहीं पर खड़ा रहता है। इसके बाद वो आगे बिना कुछ कहे सीधा अपना हाथ उठाता है और इस फाइट में अपनी हार मानते हुए अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसे सुनकर के तो पूरे अरीना और हॉल में हलचल सी मच जाती है। सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर क्वी लैंग ने इस तरीके से हार क्यों मान ली। और फिर तभी क्वी लैंग रिंग से उतर करके आता है। वेनरेबल यान उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्वी लैंग तू कमीने यूजलेस बास्टर्ड, क्या तू कुछ पागल हो गया है? आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि तूने इस तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया और इस मैच में हार मान ली? अगर क्वी लैंग वेनरेबल यान से कुछ भी कहे बिना आगे निकल जाता है तो वेनरेबल यान अपने सिर पकड़ते हुए कहते हैं कि आखिर हमेशा मेरे साथ में ऐसा ही क्यों होता है? क्या तुम सभी के सभी लोग इस तरीके से मुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? इधर जू फैन भी क्वी लैंग की इस तरीके की हालत को देखता है और आगे कुछ नहीं कहता और फिर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट डीमन स्कैमिंग सेक्ट से निपटने के लिए अपने सारे प्रयास कर रहा है और हमारे खिलाफ में उनके पास में कई सारे काउंटर्स हैं।